जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता हूँ। बायोलॉजी के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है और जितनी पहले रिसर्च हुई है, वो सारी की सारी बेस करती है सेल के ऊपर। इससे पहले हमने अपने जितने भी लेक्चर्स थे, अगर हम उनको रिवाइज़ करें, फोटोसिंथेसिस से लेकर रेस्पिरेशन और फिर उसके बाद जेनेटिक्स, जिसमें हमने डीएनए की स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन और आरएनए और इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर हम आहिस्ता-सा मूव किया तो हम टुवर्ड्स द मॉडर्न बायोलॉजी, जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी इनके ऊपर भी गए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने जितनी भी उसकी टेक्निक्स देखी, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, चाहे वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चरिंग है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने जो नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया टू चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एटसेट्रा। इन सारी रिसर्च का जो महवर है वो सेल है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है अ, उसकी ऐसे इम्पोर्टेंस है जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके अंदर ब्रिक या ईंट की अहमियत है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, जिसके ऊपर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, इसके बीच में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल पर मुश्तमिल है। तो सेल को चाहे आप डीएनए स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका जो मेन फोकस होता है उस रिसर्च का वो सारा सेल के ऊपर होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम सेल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेल का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ेंगे कि कौन-कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया और सेल के हवाले से बातें की। फिर बायोलॉजी के अंदर सेल थ्योरी जो है इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक पूरी माइलस्टोन की हैसियत रखती है। जब सेल डिस्कवर हुआ और सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च की सेल के ऊपर और फिर कंक्लूड किया सेल थ्योरी के ऊपर। और सेल थ्योरी के बाद फिर जितनी भी हमारी ये मॉडर्न रिसर्च है, चाहे वो सेल डिवीजन के हवाले से है, माइटोसिस है, मियोसिस है, डीएनए की स्टडीज़ हैं, एटसेट्रा, जेनेटिक जीनोम्स हैं, जितना भी, वो सारे का सारा दैट बेस्ड ऑन द सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर, सबसे उससे भी पहले मैं इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये सेल जो है दैट अ membrane bounded structure that occur as a functional independent unit of life। यानी क्या मतलब है कि सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। cells are building blocks of complex and multicellular organisms। ठीक है। तो यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक जिसकी बॉडी सेल से ना बनी हो। यानी ऑर्गेनिजम्स को जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज मस्ट है कि इस बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो एक सेल है, चाहे वो बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हैं, चाहे वो यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल है, इसका डिफरेंस भी मैं आगे जाके बताऊंगा। बट सेल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सेल की जो डिस्कवरी है या इसकी जो हिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रोल प्ले किया। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने पहली दफा जो है ये सेल को डिस्कवर किया। he used his self made light microscope to examine a thin slice of cork। Hooks observed a honeycomb of tiny empty compartments। He called the compartments in cork as a cellulite। तो बाद में ये टर्म जो है वो सेलुलोई से फिर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये जो रॉबर्ट हुक था, इसने ये स्लाइस ऑफ कॉर्क, ये जो वाइन्स बॉटल्स के ऊपर वो लकड़ी का एक टुकड़ा सा बना होता है, तो उसको उसने एक छोटा सा पीस उसका स्लाइस काटा और उसको अपनी जो बनी हुई माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर देखा उसने। तो ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स, जो कि उसकी आउटर लेयर पर मुश्तमिल थे डेड मटेरियल प्लांट सेल्स के। तो वो उसको बाद में उसने सेल का नाम दिया। अच्छा, इसके इस आइडिया को शुरू में इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली, बट इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द वर्क स्टार्टेड अगेन ऑन द सेल। फिर दोबारा सेल के ऊपर काम होना शुरू हो गया।
तो फिर इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल के ऊपर काम किया और फाइनली दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया कि सेल थ्योरी जो है ये बायोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ी माइलस्टोन की हैसियत रखती है। तो सेल थ्योरी को प्रपोज करने में डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी, तो तब जाके ये हमारे पास सेल थ्योरी आ गई। तो उसमें मैं चंद साइंटिस्ट का जिक्र करता हूँ कि क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी। जैसे ओरिजिन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर अगर हम जाएँ तो लॉरेंज़न एक साइंटिस्ट था। लॉरेंज़न ऑकन वाज़ अ जर्मन साइंटिस्ट हू फोकस्ड हिज productive microscope just about everything he could think of, suggested in 1805 that all living begins originate from consist of vesicular cell। तो इसने लॉर्जन ने ये एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अच्छा, ये यहाँ पे बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सेल डिस्कवर हुआ उस वक्त क्योंकि इतनी माइक्रोस्कोप्स नहीं थी, तो सेल के बारे में शुरू में यही ख्याल किया जाता था कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है, एक ब्लैक सा एम्प्टी बॉक्स है जिसके अंदर सिवाय डार्कनेस के और कुछ नहीं है। लेकिन बाद में ये जो रॉबर्ट ब्राउन था, इसने सेल के अंदर जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द लिविंग सेल्स। Due to this discovery, Hooke's idea about the cell is empty space change that was established that cell is not an empty space। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर। अच्छा, फिर एक और साइंटिस्ट है जीन बेप्सी डी लिमार्क। जीन बेप्सी डी लिमार्क जो है इन 1809 में 1809 expressed similar idea। He said that no body can have life of its constituent parts are not cellular tissue or not formed by cellular tissue। यानी उसने कहा कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता जिसकी बॉडी सेल या टिश्यूज पर मुश्तमिल ना हो। ये मैं आपको उन तमाम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज करने के लिए अपने अपने पॉइंट्स जो है वो रेज किए। इसके बाद श्वान और शेल्डन 1838 से 1839, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थेडर श्वान और एक जर्मन बॉटनिस्ट था शेल्डन। ही वाज they were working independently formulated cell theory। The cell theory is not one of the most fundamental generalization as in biology। तो दोनों ने अपने अपने नजदीक जो है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल के हवाले से इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन की। जैसे जो मैथियस शेल्डन था, ये बॉटनिस्ट था। बेसिकली ही स्टडीड अबाउट द प्लांट टिश्यूज एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। एंड आफ्टर 1 year he stated that all plants are aggregated of individual of cells which are fully independent, right। और इसके बाद एक साल के बाद 1839 के अंदर जर्मन zoologist था थेडर श्वान। he reported that all animals tissues are composed of individual of cells। तो इसने कहा कि कोई एनिमल ऐसा नहीं हो सकता जिसकी बॉडी टिश्यू सेल्स और टिश्यूज पर मुश्तमिल ना हो। तो फिर ये इन दोनों ने शेल्डन और श्वान ने दे प्रपोज द सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म। तो ये इन्होंने फिर सेल थ्योरी को इनिशियली जो है वो प्रपोज किया। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो था एक साइंटिस्ट। इसने भी अपना एक आइडिया पेश किया। रुडोल्फ विर्चो ने जो है 1855 में, ये एक जर्मन फिजिशियन था। he proposed an important extension of cell theory। he proposed that all living cells arises from pre-existing cells। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। ये हमारी जितनी भी मियोसिस और माइटोसिस जो आज हम स्टडी कर रहे हैं ये सारी बेस कर रही है इसके इस आइडिया पे। 1855 में ये रुडोल्फ विर्चो ने ये आइडिया पेश किया था। 1862 में लॉयस पॉस्चर ने प्रोवाइड एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। तो उसने इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया विर्चो के इस आइडिया को कि वाकई ऑल द न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके जी, तो फाइनली ये सारे सेल साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए एक सेल थ्योरी प्रपोज की गई जिसको वक्त के गुजरने के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस वी हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ सेल थ्योरी। Cell theory is defined as all living things are composed of cells and cell products। The main features of cell theory in its present forms are। तो उसमें एक है all living things are made up of cells।
cells are the smallest living units. All cells comes from the pre-existing cells through cell division, meiosis or mitosis. यानी सेल जो है तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, चाहे वो एक सेल पर मुश्तमिल हो या एक से ज्यादा, और all the new cells comes from the pre-existing cells, and cell is the basic structural and functional unit of all kind of living organisms. तो ये जो सेल थ्योरी है ये एक बेस बनी, और इससे फिर आगे जितनी भी रिसर्च हुई, इससे पहले मैंने आपको बताया, चाहे वो मियोसिस है, माइटोसिस है, डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी इसके ऊपर बेस करती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आगे आपको थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के दरमियान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी जो है दैट आर मेड बाय सेल। अब वो सेल एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और एक से ज्यादा सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इसमें यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सेल के ऊपर होना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यानी वो तो जरूरी है कि उनकी बॉडी सेल से बनी हो। अब सेल जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल। अब प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं ये आमतौर पर सिंपल सेल होते हैं, ये जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इनके सेल्स को हम प्रोकैरियोट सेल्स कहते हैं। जबकि जितने भी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके सेल को हम यूकैरियोट सेल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं चंद डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। यूकैरियोट सेल के अंदर सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकैरियोट सेल के अंदर इस तरह का न्यूक्लियस कोई भी मौजूद नहीं होता। तो यूकैरियोट सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर डू नॉट हैव एनी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और फिर हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोट सेल के अंदर वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह, जबकि प्रोकैरियोट सेल्स बैक्टीरिया वगैरह के सेल के अंदर ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, फ्लोट कर रहा होता है, जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस और भी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के दरमियान। यूकैरियोट सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ये सारी ऑर्गेनेलिज जो हैं ये यूकैरियोट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर इस तरह की कोई स्पेसिफिक स्मॉलर स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम और डिफरेंसेस में जाएं, इसका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का डिफरेंस देखें तो राइबोसोम्स दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स यूकैरियोट सेल के अंदर मच लार्जर इन साइज, whereas in prokaryote cell they are smaller in size. ओवरऑल जो है यूकैरियोट सेल्स जो हैं आर ऑन एवरेज लेस 10 times larger than in prokaryote cells. तो इनका साइज जो है यूकैरियोट सेल का ओवरऑल प्रोकैरियोट सेल से 10 गुना ज्यादा होता है। इस तरीके से पहला जो डिफरेंस ये है कि चाहे वो बैक्टीरिया है या चाहे वो ह्यूमंस है, इनकी बॉडी जो है वो सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वो सेल की जो उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसका जो डिफरेंसेस है उसको हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बेसिकली अब यहाँ पे हम यूकैरियोट सेल को ही स्टडी करेंगे, तो यूकैरियोट सेल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, या हम फंजाई के जो सेल्स हैं वो भी यूकैरियोट सेल के अंदर आते हैं। इसलिए मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले, सेल स्ट्रक्चर की डिटेल में जाने से पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल सेल का वो भी आपके सामने रखूँ। ये जी ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि प्लांट सेल के बाहर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पिच का होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और जब ये एनिमल सेल मैच्योर होता है तो वो वैक्यूल भी खत्म हो जाता है और इनका न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में सेंटर में मौजूद होता है।
तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। यानी सेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और सेम इसी तरह के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, फ्लोरन काइमेटस सेल्स, पेरन काइमेटस सेल्स. All these kinds of specialized cells are present just in plant cell. As compared to animal, like muscle cells, nerve cells, gland cells, red blood cells, these are the specialized cells. They are present only in animal cells. तो इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं जो जैसे एक प्लास्टिड है, ये एनिमल प्लांट सेल्स के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता. इस तरह एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते. ठीक है, तो जिस तरह यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल का हमने डिफरेंसेस देखा, तो इस तरह प्लांट और एनिमल सेल का भी हमने डिफरेंस देखा. इसके बाद हम इसकी यहाँ पे मैं आपको अलहदा से एक एनिमल सेल का भी व्यू जो है वो दिखा देता हूँ कि एनिमल सेल, ये देखें आप, ये एक एनिमल सेल है. ऑलमोस्ट इसका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर तक होता है. तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर होता है, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी अपरेटस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. So all these structures are present in animals. अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो सेल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये सेल स्ट्रक्चर है, जैसे कि वी आर वेरी वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट सेल, जो कि अभी हमने पढ़ा. हियर वी विल गेट सम detailed learning about the cellular structure and functions. A cell is made by assemblage of organelles. There are some structures in the cell that are not organelles but are still very important for the cell. Cell structure और organelles इसमें फर्क याद रखना है. Cell structures दो वो पार्ट होते हैं जो कि सेल की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, और ऑर्गेनेलिस वो छोटे छोटे पार्ट हैं जो डेडिकेटेड पार्ट हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन करते हैं. So these structures of cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. तो इसमें सबसे पहले जो हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है सेल वॉल. सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सेल वॉल, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल. जैसे अभी हम डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का कर रहे थे, तो सेल वॉल को हमने कहा कि ये प्लांट सेल के बाहर मौजूद होता है जबकि एनिमल सेल के बाहर नहीं होती. सो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बाहर सेल वॉल होता है? सबसे पहले तो प्लांट्स हैं जिनके बाहर होता है. उसके अलावा फंजाई के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होता है, और कुछ खास किस्म के प्रोकैरियोट सेल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनके बाहर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है. अब इसकी डिटेल में जाने से पहले, ये जो आउटर कवरिंग है प्लांट सेल के बाहर, इसको हम सेल वॉल कहते हैं. तो बेसिकली ये सेल के जो अंदर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलिज हैं इसकी सारी, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो हैं वो हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस का सामना करते हैं. तो इसलिए चाहे वो वाटर स्ट्रेस हो, चाहे वो हायर टेम्परेचर हो, या कोई भी हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल. तो ये सेल वॉल इसके लिए इस्तेमाल होती है ताकि इन अंदर वाले पार्ट्स को सेव किया जा सके. सेल वॉल बेसिकली इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इट इज रिजिड एंड नॉन living layer just outside the plasma membrane. The cell wall of plant cell is different from the prokaryote cells as well as the fungi cell. यानी प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, और प्रोकैरियोट सेल्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन इससे बनी होती है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट की जो सेल वॉल है इसको डिस्कस करते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल वॉल, जिसको हम लेमेला भी कहते हैं. और बास केसेस के अंदर जो है वो टर्शरी वॉल जो है सेल वॉल की, वो भी मौजूद होती है. अच्छा, अब मिडल लेमेला जो है दैट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड नेबरिंग सेल्स
केमिकली मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये पट्टी ये दरमियान में मौजूद होती है, जबकि प्राइमरी वॉल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और some depositions of pectins and hemicellulose. Pectin is a hardening substance and is also responsible for holding adjacent plant cells together. Cellulose molecules are arranged in crisscross arrangement. The primary wall is a true wall and develop in newly growing cells. ठीक है, ये जितने भी नए सेल्स जो इमर्ज होते हैं उनके अंदर सबसे पहले प्राइमरी वॉल मौजूद होती है. सेकेंडरी सेल वॉल जो है इन प्लांट सेल दैट इज formed in the inner surface and comparatively thick and rigid. Chemically, it is composed of inorganic salts like silica, waxes, cutin, lignin, etc. तो ये जो है वो प्लांट सेल वॉल के अंदर होता है. अगर हम सेल वॉल का डिफरेंस देखें प्रोकैरियोट सेल के अंदर, तो प्रोकैरियोट सेल वॉल जो है इसके अंदर सेलुलोज नहीं होता एंड स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज पेप्टोग्लाइकन या उसको म्यूरन का नाम भी देते हैं. और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है. तो बेसिकली ये भी जो चाहे फंजाई की सेल वॉल है, चाहे बैक्टीरिया की सेल वॉल है, या इसकी प्लांट्स की जो सेल वॉल है, ये बेसिकली इसको सेल को सपोर्ट कर रही होती है. तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें सेल वॉल का, तो सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट सेल्स. तो सेल वॉल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. The cell wall provide a definite shape to these kind of cells. Cell wall provides protection to the living cells present inside. Cell wall do act as a barrier to the material passing through it. These are all the importance of cell wall, functions of the cell wall. तो ये जो है जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ सर्टन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, या कुछ बैक्टीरिया हो गए, उनके बारे में मौजूद होती है. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप डिस्कस करता हूँ. ये है जनाब सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है चाहे प्रोकैरियोट सेल्स हों, यूकैरियोट सेल्स हों, all the cells have thin and elastic cell membrane covering cytoplasm. Cell membrane function as a semi-permeable barrier, allowing a very few molecules across it, while fencing the majority of chemicals inside the cell. So in this way, cell membrane maintains the internal composition of the cell. In addition to this vital role, cell membrane can also sense chemical messages can be identified to the other cells. तो सेल मेम्ब्रेन जो है चाहे किसी भी किस्म का सेल है उसके बाहर ये मौजूद होती है. तो एनिमल प्लांट सेल और फंजाई और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सेकंड मोस्ट लेयर होती है, बाहर उनकी सेल वॉल होती है और बाद में सेल मेम्ब्रेन आती है. जबकि एनिमल सेल्स के, हमारी ह्यूमन सेल्स के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन, ये बनी किस किस चीज से होती है. सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर्स की. एक लिपिड्स के ऊपर लेयर होती है और ये नीचे लेयर होती है. इसके अंदर जो है वो चैनल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू करने में मदद करते हैं. किसी चीज ने अगर सेल के अंदर जाना है या बाहर आना है तो इसको हेल्प करते हैं. इसके अलावा कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये ऊपर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं. कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं. ह्यूमन सेल है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है. ठीक है, और इसी तरह मोस्टली प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मौजूद होती है. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इसको इस पूरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. एक मॉडल आया जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया गया. मैं सबसे पहले आपको इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो मैं आपके सामने रखता हूं. ठीक है, जैसे हम पिछली डायग्राम के अंदर भी देख रहे थे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके देख लेते हैं. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है that explain the structure of cell membrane.
इसमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अच्छा, जैसे ये सबसे पहले तो मैं इन मॉलिक्यूल्स का जिक्र कर रहा था, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर ग्लाइको लिपिड्स बनाते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस तरह लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इनके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, इसके अलावा प्रोटीन्स की फॉर्म में, ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो बहरहाल इसकी जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन की, इसको इस तरीके से बताया गया कि ये जिस तरीके से आप सैंडविच की एक डबल लेयर होती है ना, और उसके अंदर जो है आप रख लें, अंडा रख लें, तो ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो उसको बाद में जो है वो इस स्ट्रक्चर को बाद में उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो है वो नाम दिया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, ये जो मॉडर्न फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड द लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। एंड lipid bilayers are not sandwiched between the two proteins as a unit membrane. So the protein layers are not continuous and is not confined to the surface of membranes but are embedded in the lipid. ये continuous मौजूद नहीं होते, ये यहाँ पे प्रोटीन मौजूद है, फिर इतनी गैप है, फिर यहाँ पे मौजूद है, तो इस तरह they are embedded in the lipid layers in mosaic manner. ये जो fluid mosaic model है उसके मुताबिक the discovery led to the proposal of fluid mosaic model which was given by S.J. Singer, ये एक साइंटिस्ट था। This model at present the most accepted of the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से जितने भी मॉडल हैं उसमें ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन जो है that is also contains charged pores through which movement of materials takes place both by active and passive transport. इनके अंदर जो है वो चार्ज मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं, तो जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स में वो इसके अंदर पास हो जाते हैं। तो अब हम जनरली अगर इसके फंक्शन को डिस्कस करें सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म many important functions, some of which are as follows. Number one, transport. Plasma membrane play very important role in the transport of materials. Like plasma membrane contains pores through which movement of materials takes place both by active and passive transport. Passive transport is that transport which do not require material energy. यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरीकों से सेल के अंदर जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, जिसको डिफ्यूजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस साइड पे जब ये मूव करते हैं तो इनको डेफिनेटली एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन भी हम इन्हें कहते हैं कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है वो इस पोर्स में से पास थ्रू नहीं हो सकते, या कोई चार्ज बियरिंग फैक्टर है, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उनको लेके सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को का दूसरा नाम है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि ये बैरियर का काम करती है बिटवीन सेल कंटेंट्स एंड देयर इन्वायरमेंट। सिंस द process of life must be slightly regulated, the cell membrane must be selective about which it allow pass in and out of the cell. As it allow only selective substances to pass through it, that is why it is known as differentially permeable या selective permeable membrane. तो इस मकसद के लिए जो लिपिड soluble substances हैं can across through the cell membrane easily. जो लिपिड substances हैं वो इसके अंदर पास हो आसानी के साथ हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है दैट फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आयंस टू मेंटेन्स डेफिनेट ग्रेडियंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स,
can easily cross through the cell membrane. So it इस वजह से फिर सेल मेम्ब्रेन की सेल की जो कंपोजिशन है वो भी मेंटेन रहती है। इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर टू कीप कोऑर्डिनेशन। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये भी सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइटोप्लाज्म। ये भी सेल मेम्ब्रेन सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है that is present. Cytoplasm is the semi-viscous and semi-transparent substance between plasma membrane and cell membrane. यानी सेल मेम्ब्रेन के यहाँ से शुरू होता है और पूरे सेल के अंदर ये मौजूद होता है। It cell membrane से nuclear envelope के बीच में it contains water in which many organic molecules, protein, carbohydrates, lipids and inorganic salts are completely partially dissolved. Cytoplasm provides space for the proper functioning of organelles and also act as a site for various biochemical reactions. For example, glycolysis, breakdown of glucose during cellular respiration occur in cytoplasm. अच्छा, साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। साइटोप्लाज्म जो है, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि सेल ऑर्गेनेलिस को प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है। ये तमाम ऑर्गेनेलिस जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, सारी ये गैसेस वगैरह वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है साइटोसोल और एक होता है साइटोजेल। साइटोसोल क्या है? द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो इसका सॉल्युबल पार्ट है जिसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए होते हैं उसको साइटोसोल कहते हैं। It forms the ground substances of the cytoplasm. Chemically, it about 90% of water, and 90% जो है ये इसमें पानी मौजूद होता है। So it forms a solution containing all the fundamental molecules of life. In cytosol, small molecules and ions may form true solution, and some large molecules from colloidal solutions. तो ये true solution और colloidal solution दोनों सूरत में ये cytoplasm के अंदर solutions मौजूद होते हैं। साइटोजेल जो है कोलोइडल सॉल्यूशन में भी नॉन विस्कस, जो कम गाढ़ा होता है। देयर इज द विस्कस पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोजेल। फंक्शन क्या है ओवरऑल इस साइटोप्लाज्म का? फॉलोइंग आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो स्टोर हाउस है, जैसे मैंने डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्म का इज टू एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे, it is also a site for metabolic pathways such as glycolysis। ये जो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है उसका जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये सारा इसके अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होता है। इसी तरह ये साइटोप्लाज्म जो है इट इज आल्सो हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट ओनली मेंटेन द शेप ऑफ द सेल बट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये सेल की शेप को भी हेल्प आउट करता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल शेप मेंटेन करते हैं, तो ये साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनेलिस मूव भी करते रहते हैं। लिविंग सेल को अगर हम देखें ना माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इनकी मूवमेंट इन ऑर्गेनेलिस की देखी जा सकती है जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सो दिस इज अगेन अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। The next important structure of cell is known as cytoskeleton। ठीक है जी, तो cytoskeleton, they are very important structure। Cytoskeleton basically network of micro filaments and microtubules। छोटे छोटे आप फिलामेंट्स से माइक्रोस्कोप में बड़े करके दिखाए हुए हैं, तो इन पर मुश्तमिल होता है। Microtubules that made by tubulin proteins and they used by the cells to hold their shape।
They are also the major components of cilia and flagella. Microfilaments are thinner and are made of actin proteins. They help cells to change their shape. तो ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सेल की शेप को होल्ड करके रखते हैं. अच्छा, अब मोस्टली सेल्स जितने भी हैं, दे हैव पर्टिकुलर शेप दैट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द सेल टाइप. मसल्स, नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन सेल्स. हर सेल की शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन डिफरेंट होती है. अब मसल सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं, वो लंबे होते हैं. So the shape of the cell wall, the cells as well as distribution of the cells are determined by the cytoskeleton. सेल की शेप क्या होगी, सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी, कौन सा सेल किस जगह पे मौजूद होगा और क्या फंक्शन करेगा, वो ये साइटोस्केलेटन डिटरमाइन करता है. शेप, साइटोस्केलेटन इज अ वेब लाइक सिस्टम ऑफ फाइबर्स जो कि साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स अराउंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो मेनली ये साइटोस्केलेटन जो है, दे आर मेड बाय प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन and others which are also found in the muscles. Several cells organelles are derived from special assemblies of microtubules. For example, cilia, flagella, basal bodies and centrioles. तो इसके अलावा ये जो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोस्केलेटन के अलावा ये और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सीलिया, फ्लेजेला, सेंट्रियोल्स. ये उनको बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं. सीलिया और फ्लेजेला ये बेसिकली मूविंग, ये जो जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स हैं, ये अमेबा का, पैरामीशियम का, उनके अंदर वो छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके सेल के अंदर मौजूद होती है. तो ये सारी इससे बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट से, जो उनको मूव करने में मदद करती है. The movement of cyclosis and amoeboid movements are because of microfilaments, whereas intermediate filaments are involved in determination of cell shape and integration of cellular compartments. अब इसके अंदर अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनको अगर हम अलग-अलग से देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. One very important function of microtubule is their role in the assembly and disassembly of spindle structures during mitosis. तो ये आपने इसका पढ़ा था, माइटोसिस के अंदर जब वो सेल डिवाइड होने लगता है न्यूक्लियस, तो उस सेंट्रियोल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं और उसको स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और क्रोमोसोम उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं. वो माइक्रोट्यूब्यूल से बेसिकली बने होते हैं. तो जब उनका फंक्शन खत्म हो जाता है टेलोफेज के अंदर जाके, वो स्पिंडल फाइबर डिसऑर्गेनाइज किए रहे हैं, डिसअसेंबली भी हो जाती है. जबकि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दे आर कंसिडरेबली मोर स्लेंडर, सिलेंड्रिकल, मेड अप ऑफ contractile actin proteins linked to the inner face of the plasma membrane. They involved in the internal cell motion. Microfilaments जो हैं, ये सेल की जो इंटरनल मूवमेंट है इनके ऑर्गेनेल्स की, उसको हेल्प आउट करते हैं. जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, they have diameter in between those of microtubules and microfilaments. They play a role in the maintain cell shape. ये सेल शेप को, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, सेल की जो शेप है उसको होल्ड करके रखते हैं. जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी स्ट्रक्चर को और बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, शेप देते हैं, तो सेम इसी तरह ये साइटोस्केलेटन सेल की शेप और स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर. सो ये चार चीजें जो हैं वो मिलकर सेल स्ट्रक्चर बनाती हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन. अब ओवरऑल अगर हम व्यू लें, जैसे कि लेक्चर के शुरू में बताया इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स के हवाले से, तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि सेल की क्या इंपॉर्टेंस है. बायोलॉजी के अंदर पूरी एक ब्रांच है सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. The cell is the simplest collection of matter that can live. Cell structure is correlated to cellular function. All cells are related by their descent from the earlier cells. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेल की जो इम्पोर्टेंस है या अहमियत है, उससे बिल्कुल इनकारी नहीं है. तो इसलिए सेल की स्टडी जो है वो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है.
जब हम सेल को स्टडी कर लेंगे कि सेल बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है, सेल स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनी हुई है और इसके फंक्शंस क्या हैं, तो फिर हमें आसानी होगी आगे मज़ीद बाकी जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो कि सेल के अंदर होते हैं, उनको स्टडी करने में। तो आज का ये जो लेक्चर है सेल स्ट्रक्चर का, इसको हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम ये तो आउटर पार्ट्स थे सेल के जिनसे सेल बना होता है। फिर उसके बाद जो सेल के अंदर जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होती है, फंक्शंस ओवरऑल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये सारी सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिस ये मिलकर सेल बनाती हैं और ये जो सेल्स हैं ये फिर आगे डिटरमिन करते हैं कि कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर बनानी है, इनका क्या फंक्शन है उस ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स एंड ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम एड्रेस करें। ओके जी, इस लेक्चर को मैं यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ। आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस